लाइन के साथ में यानी कि ग्राउंड के साथ में एंगल बना रहा है थीटा। और यहाँ लिखें डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी कभी हमारी फोर्स जो है, फोर्स तो एक एंगल पर एक्ट कर रही है, लेकिन फोर्स एक एंगल पर एक्ट कर रही है, लेकिन जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। समझ रहे हैं? फोर्स तो एक एंगल पर एक्ट कर रही है, लेकिन मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो ऐसे केस में जो वर्क डन है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ इज फॉर फोर्स, एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू नोट कर लो, यहाँ पर लिखिएगा थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैसे मैंने टेबल बनवाई थी, लेकिन आपको साइन की, टेन की, कॉसेक की उनकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, 9th क्लास में नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कॉस थीटा की जरूरत पड़ सकती है अगर टीचर ने दे दिया क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल। एक्चुअली पड़ेगी। एक क्वेश्चन ऐसा है जो आता ही आता है और हर स्कूल के पेपर में एक क्वेश्चन आएगा जरूर, बताऊंगा अभी क्या। तो यहाँ आप लिखेंगे कॉस थीटा। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो कॉस की वैल्यू होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1। 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है √3/2। 45 डिग्री पर 1/√2। 60 डिग्री पर 1/2 और 90 डिग्री पर 0। तो ये वैल्यूज होती है। एक क्वेश्चन ये आता है कि when a pulley moves on a platform, जब वो प्लेटफॉर्म पर मूव करता है, when a pulley moves on a platform, then work done by the pulley in lifting that box is, तो वो जो है वो 0 होता है। तो उसको पूरा आप एक्सप्लेन करें कि वो 90 डिग्री पर है, ये है, वो चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सीधा सीधा आप ये बताएंगे कि मोशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमारा एफ एस कॉस 90, फोर्स कितनी भी लगा ले वो ऊपर, ठीक है, कितना भी दूर तक चला जाए वो लेकर, लेकिन मैं कहूँगा वर्क डन 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के बीच में भाई वो फोर्स लगा रहा है, इस तरह से फोर्स लगा रहा है वो इस तरह से बॉक्स को उठाने पर, और चल रहा है ऐसे आगे आगे, तो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में ऊपर और चल रहा है ऐसे आगे हॉरिजॉन्टल। तो इसमें वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो थीटा वहाँ पर 90 डिग्री हो गया, दैट्स व्हाई cos 90 वो 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। सर विद द ग्रेविटी भी 0 होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। हाँ। तो हम ये कहेंगे कि अगर वो ऐसे चल रहा, अच्छा अगर वो ये कहें कि भाई उसने बॉक्स को ऐसे उठाया और ऐसे 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 उठाकर ऊपर तक लेकर गए, तब हम ये कहेंगे कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऐसे हो रहा है ऊपर और फोर्स भी ऐसे लग रही है, तब 0 नहीं होगी। जो उसने ताकत लगा रखी है, फोर्स, वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉक्स। बट अगर उठा भी रहा है, लाइक साइमल्टेनियसली उठा भी रहा है, चल भी रहा है, फिर हाँ तब तो अलग केस बन गया ना, तब तो अलग केस बन गया भाई, तब तो अलग केस बन गया, तब हम वो वाला तो लेंगे ही नहीं ना। हमसे तो ये पूछा जाएगा, सवाल में ये देखेंगे कि आपसे वर्क डन किस चीज़ का पूछा जा रहा है, वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉक्स पूछा जा रहा है या वर्क डन इन कैरिंग द बॉक्स व्हाइल मूविंग एंड कैरिंग द बॉक्स, वो चीज़ पूछी जा रही है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए उन्होंने डिस्प्लेसमेंट दे दिया कि उसका आदमी का चलने का दूरी इतनी है और उसने फोर्स लगा रखी है बॉक्स को उठाने के लिए, ऊपर लगा रखी है, तब तो 0 ही होगा ना, क्योंकि फोर्स मुझे दे रखी है ये वाली और चल रहा हूँ मैं आगे आगे, तो हमारी फोर्स में और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री का बनेगा तो cos 90 0 होता है। तो वहाँ पर ये वाली जो चीज़ है, आप सीधा सीधा ये कहेंगे वहाँ पर कि मैं भी क्वेश्चन लिखवाऊंगा, उसमें ये होगा कि एंगल बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 90 डिग्री, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस cos 90। cos 90 0 होता है तो वर्क डन 0 हो गया। तो ये आपका ना एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा अगर आप ये फंडा यूज करेंगे, और टीचर गलत मार्क कर नहीं सकता। और अगर पूरा एक्सप्लेन करोगे, लिखोगे कि नहीं चल रहा है ऐसे, उठा रहा है उधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, उसको अगर स्टेटमेंट वाइज लिखोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे। तो सीधे लिख दे cos 90 0 है तो फिर, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि थोड़ा शॉर्ट में बन जाए, बस ये तो एक्सप्लेन करोगे ना थीटा किस किस के बीच का एंगल है, वो तो बताओगे। अच्छा ये हो गया, उसके बाद थर्ड देखें, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क बताना जरा क्या होती है? जूल्स।
अगर हमसे पूछा जाए कि भाई वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बताइए, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी W m g mg h, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिया हो तो 10 लेना है, नहीं तो 9.8 लेना है, ठीक है। और h क्या है कि कितनी ऊंचाई तक आप आपने उस बॉडी को लेकर आप कितनी ऊंचाई तक आप गए, W इज इक्वल टू एम जी एच, ये हो गया। फिर लिखेंगे फिफ्थ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, of mg square. मैकेनिकल एनर्जी is equal to kinetic energy plus potential energy, एनर्जी की भी जो ऐसा यूनिट है वो भी जूल्स होती है, जे। सर जूल की अगर वैसे देखा जाए तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगी। क्या दोबारा बोलो। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, कैसे पता चला? तो वो न्यूटन की होती है लाइक फोर्स इन, हाफ mv स्क्वायर, हाँ तो m क्या है मास, हाँ। kg, और v का स्क्वायर, तो v का क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। ओ मैंने वो टेस्ट नहीं किया, मैंने वो बेसिक ऐसे लगा लो, ऐसे लगा कर भी वही आएगा, ऐसे लगा लो, ऐसे लगा कर भी वही आएगा। तो लाइक वो नहीं आता वर्क एनर्जी थी उसके बस में नहीं, वर्क एनर्जी। कुछ गिरने की आवाज आ रही है ना बार बार, जैसे कुछ वो जो कंस्ट्रक्शन साइट है ना उधर से कुछ हो, उधर से आ रही है, वो सामने बिल्डिंग। और ये आ ही जा रही है लगभग, मुझे मतलब दोपहर से ही आ रही है ये आवाज़, कुछ आज ज़्यादा कुछ काम चल रहा है, अभी आएगी थोड़ी, यहाँ पे तो बिल्डिंग बहुत सही है। अभी आएगी थोड़ी थोड़ी देर में आ रही है, 2-2 मिनट में आ रही है। अगला लिखेंगे पावर, वर्क अपॉन टाइम। हाँ तो मुझको पता है ये आवाज आई थी, मुझको लग रहा प्लेन उड़ रहा ऊपर से, ऐसा नहीं लग रहा था ये कुछ ना जैसे कंक्रीट का कुछ मिक्सचर वगैरह हाँ। तैयार हो रहा है, वैसे कुछ आवाज़ आ रही है बार बार आ रही है। मुझको लगा प्लेन उड़ रहा। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, या फिर Watts. एनर्जी कंज्यूम, अपॉन टाइम टेकन, क्या लिखें? ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट्स। W एक 10th पॉइंट लिखेंगे, चलिए वो तो गया। हाँ 11 पॉइंट। देयर इज another unit of power horsepower. There is another unit of power horsepower, defined
defined as one horsepower is equal to 746 watts. तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होते हैं. कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में ये दे रखा होता है कि आप उसको 750 वॉट मान लो, ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में दे देते हैं वो, लेकिन अगर नहीं दे रखा है और हॉर्स पावर में पूछा जाए तो 746 ही मान लो. जूल्स में पूछ लेता है. जूल्स में. जूल्स में तो आप एनर्जी निकालोगे ना, पावर थोड़ी. हाँ तो है. उसके बाद लिखेंगे commercial unit of energy is कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी डिलीट है. डिलीटेड है. थैंक यू भाई, इसको मेरी जल्दी ना. आज समय से पहले बता दिया इसने. रट के आता है कैसे? याद हो. सही है. अरे सिस्टमैटिकली डिलीट कर दिया. एक ही टॉपिक डिलीट है बस, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. और मैथ्स इस में कुछ chapter कटवा दो. भाई सीबीएसई के उसमें चले जाओ, हटा दे. तो कंफ्यूज. चलिए जी, फिर शुरुआत से इसके क्वेश्चंस देखने शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा. हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स. ये नोट कर लिया अथर्व? यस सर. मैं कह रहा हूँ नोट कर लिया सब कुछ? यस सर. ओके. How much work is done by a force of 10 Newton in moving an object through a distance of moving an object through a distance of 1 meter. In moving an object through a distance of 1 meter in the direction of the force. Certainly. In the direction of the force. So how much work is done by a force of 10 Newton in moving an object through a distance of 1 meter? ठीक है? तो क्या दे रखा है? How much work is done by a force of 10 Newton? तो force दे रखी है 10 Newton की. तो F is equal to 10 Newton. In moving an object through a distance of 1 meter, तो और in the direction of the force, जब force की direction में ही distance moved होता है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा कितना दे रखा है? 1 मीटर. तो वर्क डन F into S 10 into 1. ये तो 10 जूल हो गया. सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग calculate the work done in lifting 200 kilogram of water
lifting 200 kilogram of water. Calculate the work done in lifting 200 kilogram of water through a vertical height of 6 meters. Through a vertical height of 6 meters. और ब्रैकेट में यहाँ दे रखा है assume g is equal to 10 meter per second square. सर 6000 Assume g is equal to 10 meter per second square. ये दे रखा है. तो वर्क डन क्या है ये ना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. तो कभी भी मैं किसी चीज को अगर लिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. W is equal to mgh. ठीक है. तो मास कितना हो गया 200. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि मास को किलोग्राम में ही रहने देना, ग्राम में नहीं लेना. ठीक है. तो 200 किलोग्राम क्या हो गया, सर ग्राम में कन्वर्ट कर दिया था क्या? सर नहीं 2 into 6 करना पड़ेगा. और 206 क्यों करना था? अरे सर वो 6000 बोला करते थे, 12000 था ना. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये 10 दे रखा है और h कितना दे रखा है 6 मीटर. ठीक है. तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 12 के आगे 12,000 जूल. इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? 12 किलो किलो जूल. अगर 3 आ गया ना हमारे पास, 3 जीरो अगर आ गए तो 3 जीरो को हटाकर मैं k लगा सकता हूँ. k इज फॉर किलो. आई सेड ठीक है. नहीं चेक करो भाई. सबसे पहले टीचर को पता चलता है, क्योंकि बीच बीच में ना पढ़ते हुए तुम ऐसे आके छोटी कर रहे हो. एक बार चेक करा लेना. अभी सर में दर्द तो नहीं होता ना, लेकिन फिर भी चेक करा लेना. मेरे को भी कुछ नहीं होता था. अब हाँ? भी चश्मा उतारूंगा क्लियर दिखता है, स्टिल लग रहा है. ऐसे मजे मजे में. नहीं तो क्या नंबर नहीं है कोई? नंबर है, फिर भी उतना डिफरेंस पता नहीं लगता. तो अभी अगर लगा लिया ना तो ये ठीक है, ये आने वाले टाइम में उतर भी सकता है. नंबर तो मेरा बहुत वीक है, मुझे दिखता है मतलब बहुत कम है ना नंबर. 0.755. अच्छा अच्छा 0.7555. 0.5 या 0.75. 0.5 का मतलब 0.50 हो गया ना हाँ. वो. और ये मायोपिया वाला ही होता है, क्योंकि अगर तुम अभी यहाँ आगे बैठ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं आने वाली. अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा, लेकिन सबसे पहले टीचर ही देखता है कि बच्चे थोड़े से ना आँख छोटी करने लगते हैं देखते टाइम. तो ये होता है. चेक करा लें. यहाँ पर भी होती है, वीवीआईपी मॉल में भी होती है. सर हमारी सोसाइटी में भी होती है. हैं? हाँ अरे तुझे एक बार देखा था मैंने शायद. अरे ये बात है, किसी और को देखा था. अब तो 2023 है ना, 2021 की बात है. और आदत नहीं थी हमें, मतलब जैसे 2020 में ये कोरोना आया, फिर उसके बाद में ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करा, तो हर वक्त स्क्रीन को देखते रहना, तो उस चीज़ का पता नहीं था. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसी जनवरी या फरवरी की बात है, तो मेरे को ना सर में दर्द रहने लगा. तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये आई साइट की वजह से होगा. तो मैंने फिर आईज अपनी चेक कराई, तो उन्होंने वही बताया जैसे तुम बता रहे हो ना, ये 0.5 या 0.75 का था. अच्छा. तो क्या हुआ कि मैंने दिखाया, तो उसने बता दिया कि ये जो आँख थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है. एक चश्मा बना देता हूँ, उसको कुछ दिन लगा लेना और हो जाएगा फिर ठीक. और कह रहे कई केसेस में ऐसा भी होता है कि नहीं भी लगाओ तो भी अपने आप वो ठीक हो जाती है. और दूध वगैरह पिया करो. मेरे भी ऐसे होता, सर में दर्द होता था, बहुत ज़्यादा हुआ था मेरा तो. अरे मेरे को बहुत परेशानी होने लगी थी, मैं चिढ़ने लगा था, मैं तो कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता था किसी को गुस्से में. तो इतना सर में दर्द रहने लगा था. सर कैसे उल्टा सीधा? उल्टा सीधा ये चुप बैठ जा, अच्छा है ना. ये अब पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते मान लो कुछ हो गया कि मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई बोल रहा है उधर सर में दर्द, उसको भी झेलूँ, और कोई चै 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 आवाज़ें हो रही हैं. तो मैं पहले से अभी बता फॉर रहा था. एग्जांपल 2021 में एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे. किसी बच्चे को पता चल गया, उसने नेट पर उसने देख लिया पेपर में. उधर रूम से आई थिंक मेरा भाई निकल गया, वो टीवी देख रहा था, कह रहा मोदी जी आ रहे हैं, पेपर कैंसिल हो गया. यहाँ बच्चों ने नाचना शुरू कर दिया, मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया. मैंने डांट दिया.
है ना। तो बस उन्होंने कहा सर डांट कर रहे हो तो खुशी की बात है। मैंने कहा खुशी की बात है, सर दर्द है, बाहर जाकर नाच लो। तो इतना सर दर्द हो रहा था, फिर दिखाया तब पता चला कि ऐसे वैसे आइज़ का इशू है। और लापरवाही थी कि मैंने चश्मा लगाया ही नहीं, बनवाया भी नहीं, पर वो अपने आप ही ठीक हो गया। क्योंकि मेरी जो एज है, मेरे को लगेगा तो मेरे को तो परमानेंट ही लगेगा ना, उतरेगा नहीं। लेकिन आपकी एज ऐसी है कि आपको उतर सकता है, तो इसलिए लगे लगाना ना नहीं अच्छा फायदा। है। हाँ लगे ना तो बहुत ही अच्छा। चलिए जी, अगला नोट करेंगे। आकार वेइंग 1000 किलोग्राम। पूछना पड़ेगा। आकार वेइंग 1000 किलोग्राम and traveling at 30 meter per second. And traveling at 30 meter per second, stops at a distance of 50 meter. Stops at a distance of 50 meter, decelerating uniformly. Decelerating uniformly. तो स्टॉप पे आ जाती है। लिखा है ना, stops at a distance of 50 meter, decelerating uniformly. What is the force exerted on it by the brakes? What is the force exerted on it by the brakes? Question mark. What is the work done by the brakes? इसका आंसर क्या आ रहा है? पता नहीं, तुम बताओ। आ गया होगा ना तुम्हारा तो 6000 जूल की तरह कुछ। सर -7,50,000। ये बताओ। 7 लाख पता नहीं। -7 अरे तो पता था मेरे को, गलत ही होगा, गलत ही है। 7 लाख। देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, अ कार वेइंग 1000 किलोग्राम। तो कार का मास दे रखा है 1000 किलोग्राम। बिगड़ रहे हो तुम, पढ़ाई में दिमाग नहीं है तुम्हारा। इसका और आंसर क्या आ सब रहा कुछ है? सब कुछ भी आ रहा हो, ये नहीं आ रहा जो तुमने बताया, है ना। और अभी भी ये नहीं है कि कर ले कायदे से, अभी भी बैठा है ना। सर समझ तो है क्या गलत किया, फिर तो भी तो होगा। मतलब अभी तक गलती समझ में नहीं आई, दोबारा देखो। अच्छा सॉल्व भी नहीं करा है, सॉल्व भी नहीं करा वैसे ही। तो आधी घंटे में साथ 2-3 लिख दिया। चलो ठीक है। मास हो गया 1000 किलोग्राम। अब देखिए अ कार वेइंग 1000 किलोग्राम ये है, एंड ट्रैवलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो कार जिस डिस्टेंस पर जिस स्पीड पर ट्रैवल कर रही है वो हो गई इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर दूसरी बार सरफराज मारना। स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर का मतलब क्या, अल्टीमेटली वो रुक रही है। जब वो रुक रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी सर फाइनली 0 जीरो हो रही है, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, और कितनी देर में रुक रही है? जब उसने ब्रेक लगाना शुरू करा तब भी उसको रुकने में ना 50 मीटर का डिस्टेंस। हाँ, अब यहाँ से मुझे ना ए की वैल्यू निकालनी जरूरी है, एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन क्योंकि बॉडी फाइनली रुकने वाली है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव में आएगा। उन्होंने लिखा भी है डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। तो कौन सी इक्वेशन यूज करूँ? थर्ड इक्वेशन। तो हम ये कहेंगे बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना है 0 स्क्वायर, u स्क्वायर कितना है 30 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू 50 0 इज इक्वल टू 900 प्लस 100 ए, ठीक है। 100 ए को इधर ले आओ, माइनस 100 ए इज इक्वल टू 900, 2 0 से 2 0 कट गया, माइनस ए इज इक्वल टू 9, -9 इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू माइनस 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगा? कुछ नहीं, फिर से हाथ मारा था। अच्छा। अच्छा जी, तो ये तो एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आते ही फोर्स अगर मेरे को निकालनी है तो क्या तरीका होता है? सर मल्टीप्लाई कर दो किलोग्राम में, यही तो होता है। फॉर्मूला बताओ क्या होता है? हाँ भाई, हाँ वही। अब पेपर में कायदे से करना तुम काम, आता सब कुछ है लेकिन सब गड़बड़ कर रहे हो। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाँ क्या? चालक 50 एक बात बताओ, लिख लोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी? पीछे वाले को भी। By Newton's second law of motion, F is equal to m. So F is equal to 1000 into minus 9 into minus 9,000 न्यूटन। नेगेटिव भी लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि गाड़ी ऐसे चल रही है और फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेगेटिव उसका सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। उसके बाद हम ये कहेंगे वर्क डन। By the brakes, work done by the brakes on the car F into S minus 9,000 into 50 कितना 50 45 के आगे 1 2 3 4 चालक जूल। अब क्या करिए, ये 3 0 गायब कर दो, किलो जूल। हाँ 450 किलो माइनस का 450 किलो किलो। जूल। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब हम फोर्स को किसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, और मोशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। भाई आप ये देखिएगा कि कार का व्हील ऐसे ऐसे घूमते हुए, मतलब कार ऐसे आ रही है, तो जो ब्रेक्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोशन तो इधर ही हो रहा है ना भाई। 50 मीटर तो फिर भी लग रहे हैं ना कार को रुकने में। तो उस केस में वर्क डन हमारा नेगेटिव है। जहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, वहाँ पर वर्क डन हमारा नेगेटिव। नेगेटिव। इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करूँगा। और आप एक ओके, काम थैंक यू करिएगा, सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लखनऊ से अगर हो या कोई भी और बुक हो तो क्वेश्चंस ट्राई करिए इसके वर्क डन, ठीक है। और जो भी डाउट हो लेकर आए करो, आपके पास तो होंगे क्वेश्चंस तो होंगे काफ़ी, ठीक है। टाइम कैसे निकालना है? टाइम कैसे निकालना पढ़ने के लिए नहीं, ये कोशिश करें। और बहुत ज़्यादा काम है क्या?